नमस्कार। चंद्रकांता उपन्यास के हम लोग अगले हिस्से में आते हैं। तीसरा भाग 11वां बयान। तिलस्म को मिल करके लोग तोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। यानी इसमें था कि अंत में खजाना निकला था। यह था खजाने को नौगढ़ भेज दिया जाए के करके, और हम लोग तिलस्म को खोदते रहे। तिलस्म को तेज सिंह को तिलस्म में से खजाने के संदूकों को निकालकर नौगढ़ भिजवाने में कई दिन लग गए, क्योंकि पहरे के का भी इंतजाम करना था। रोज तिलस्म में जाते, पहर दिन जब बाकी रहता तिलस्म से बाहर निकल आया करते। जब तक कुल असबाब यानी सामान नौगढ़ रवाना नहीं हो गया तब तक तिलस्म तोड़ने की कार्रवाई बंद रही। एक रात कुमार पलंग पर सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रकांता बनकन्या की याद भी आ रही थी और गहरी नींद में चले गए। अब सुबह हो गया, 2 घड़ी दिन चढ़ गया। उसके बाद आंख खुली। जब आंख खुली तो उस खेमे में खुद को नहीं पाया जिसमें सोए थे, या जो तिलस्म के पास जंगल में था, बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे में देखा, जिसकी छत में कई बेशकीमती जो है झाड़ फानूस शीशे वगैरह लटक रहे थे। सोचे भाई है कौन। बहुत बड़ा दीवान खाना था। खूबसूरत दीवारें, बीचों बीच चारों ओर बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही थीं। लंबी दीवार के बीचों बीच एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौखटे में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी। कुमार की निगाह पड़ी तस्वीरों पर, फिर तस्वीर पर, बड़ी तस्वीर पर नजर निगाह पड़ी। स्वयं से मानो कोई बात कर रहा हो। तो सोचने लगे, आहा, इस तस्वीर से बढ़कर इस दीवान खाने में कोई चीज नहीं। बेशक यह तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है। क्या साफ भोली सूरत दिखलाई पड़ती है। झट से उठ बैठे, तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए। दरवाजे तो बंद थे, लेकिन रोशनी आ रही थी, वो तस्वीर पर पड़ रही थी। ये चंद्रकांता की तस्वीर थी असल में। कुमार सोचने लगे और धीरे धीरे बोलने भी लगे। क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी है। इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है, वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल की लकीरें कैसी साफ मालूम हो रही हैं। गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखलाया गया है। बारीक होठों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम हो रही है। कानों में कान बाले, माथे में बेंदी, नाक में नथ तो हो गई है, मगर ये गले की गोप क्या ही अच्छी और साफ बनाई है, जिसके बीच में चमकते हुए मानिक और अगल बगल के कुंदन की उभाड़ में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है। गोप क्या सभी अच्छे हैं। सभी गहने अच्छे हैं। गले की माला, हाथों के बाजूबंद इत्यादि इत्यादि अंगूठी माने को सुंदर देख रहे थे। और उसी के जैसे चंपा है और चपला है, वो भी दोनों दिखाई पड़ रही थी। तो सोचने लगे चंद्रकांता होगी कहाँ। फिर तस्वीर पर देखने लगे। फिर पाजेब की आवाज आई, पायल की आवाज। चौंक पड़े। थोड़ी देर में सोचने लगे, इस जगह मैं आया कैसे, कौन उठा लाया। उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी। मगर कहीं ऐसा न हो कि ये सब बातें सपने में मैं देख रहा हूँ। ये सपना ही है। चलो फिर उसी पलंग पर सो जाएं। फिर सो गए, आंखें बंद कर लीं। फिर पाजेब की आवाज आई। चौंके। अब दरवाजे की तरफ गए। सातों दरवाजों को धक्का दिया, सब खुल गए। छोटा सा हरा भरा बाग था। पहर भर के लगभग दिन चढ़ गया होगा। बिल्कुल जंगली फूल लताओं से भरा हुआ बगीचा था। थोड़ा सा तालाब दिखाई पड़ा। ऐसे करके बढ़ते चले गए। उसके बाद संगमरमर के चबूतरे पर एक चांदी की चौकी थी। पूजा का सामान धरा हुआ था। उसके पंचपात्र थे, कटोरियां थीं, हैं, नरम ऊनी आसन बिछा था, छोटा सा बेल भी रखा हुआ था। तो सोच ही रहे थे कि वे कहाँ पहुंचे, कौन लाया, जगह का नाम क्या है, बाग बगीचा किसका है, कमरा किसका है, पूजा कौन करेगा। तो ऐसे कर रहे थे तो देखे कि एक कागज चिपका था। तो नजर पड़ी, लिखा था, कुंवर बीरेंद्र, ये सब तुम्हारे वास्ते ही है। इसी बावली में नहाओ, इन चीजों को बरतो, क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो। अब सोच रहे थे भाई कौन है, कैसे है, थोड़ा घूम के टहल लें बागीचे वगैरह में। तो फिर जिस कमरे में नींद से कुमार की आंख खुली थी वह बाग के पश्चिम साइड में था। कुमार
पूरब तरफ कोई इमारत न थी, क्योंकि निकलता सूरज पहले ही दिखाई पड़ा था, जो इस वक्त नेजे बराबर ऊंचा आ चुका था। घूमते हुए बाग के उत्तर साइड में गए, एक और कमरा दिखाई पड़ा जो पूरब तरफ वाले कमरे के साथ सटा था। सोचे कमरे की भी सैर कर ले, मगर हो न पाया क्योंकि दरवाजे उसके बंद थे। आगे बढ़े, फिर घूमते फिरते बगीचा वगैरह, छोटी सी कोठरी देखे। दीवार पर कुछ लिखा था, तो ये शायद पाखाना टाइप का कुछ था। लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा एक लोटा भी रखा था। दिन 1.5 पहर से ज्यादा हो चुका था। तबीयत कुछ घबराई थी। चौकी पर से लोटा उठा लिया, पाखाने गए, हाथ मुंह धोए, उसके बाद बावली में नहाया, उसके बाद जो है नए कपड़े पहने जो रखे थे वहां, फिर पूजा पाठ किया। फिर उसी कमरे की ओर गए जिसमें सोते से आंख खोली थी। चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी, मगर उस कमरे के कुल दीवार किवाड़ बंद पाए। खोलने की कोशिश की, मगर खोल न पाए। बाहर दालान में खूब धूप फैली थी। धूप से तबीयत घबरा रही थी। सोचे ठंडी जगह मिले तो वो थोड़ा आराम करें। फिर दूसरा कमरा देखा दूसरे साइड में, उसी में चले गए। साफ संगमरमर के फर्श का कमरा था, शायद धोया हुआ गया था अभी हाल ही में। कश्मीरी गलीचा बिछा था, भोजन की चीजें थीं, चांदी सोने के बर्तनों में सजाई गई थी। एक चिट्ठी पड़ी थी। कुमार ने उठाकर पढ़ा। आप किसी तरह घबराएं नहीं, ये मकान आपके एक दोस्त का है, जहां हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी। इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जहां आपके लिए पलंग बिछा है, कुछ देर आराम करें। फिर सोचने लगे अब करें क्या। भूख बड़े जोर की थी। बिना मालिक के इन चीजों को खाने को जी नहीं चाहता था। पता भी नहीं था मालिक कौन है, और छिप छिप कर हमारी खातिरदारी कर रहा है, और किधर से आता किधर चला जाता है। तो काफी देर सोचते रहे। फिर भूख ने बेताब कर दिया। भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया, सोचे रुक गए। फिर हंसने की आवाज आई जोर से। कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब एक आवाज आई, आप भोजन करने में देर न कीजिए, कोई खतरे की जगह नहीं है। उसके बाद जो है खा पी लिया उन्होंने। फिर एक खूबसूरत पलंग था कोठरी के बगल, जहां सोने के लिए चले गए। सोचने लगे कि मकान का मालिक कौन है, इत्यादि इत्यादि, मुलाकात क्यों करना चाहता है। 2 घंटे रात बीते, सोए रहे। इसके बाद बीन की आवाज आई, फिर गाने की आवाज आई। इधर उधर देखने लगे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। पलंग पर से उठे, देखने लगे बाहर। रात बिल्कुल अंधेरी थी, रोशनी खूब थी। मालूम पड़ा कि यह बाग भी वो नहीं है जिसमें दिन को स्नान किया था, भोजन किया था। कि बाग कितना बड़ा है, क्योंकि इसके दूसरे तरफ की दीवार बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही थी। बड़े बड़े दरख्त भी इस बाग में बहुत थे। रोशनी खूब हो रही थी। कई औरतें जो कमसीन और खूबसूरत थीं, टहलती और कभी कभी गाती बजाती नजर पड़ी। आपस में हंस रही थी, ठिठोली कर रही थी। तो दिल न माना, उनके पास जाकर के खड़े हो गए। कुमार को देख करके सब रुक गई, आपस में बात करने लगी। कुमार वो बात समझ नहीं पा रहे थे। एक औरत आई, आप कौन हैं, बिना हुक्म इस बाग में क्यों चले आए, उसने पूछा। मैं नहीं जानता ये बाग किसका है, अगर हो सके तो बताओ यहाँ का मालिक कौन है। औरत कहती, हमने जो पूछा पहले उसका जवाब दे दो, फिर हमसे जो पूछोगे बता देंगे। मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों कर आ गया। क्या खूब, कैसे सीधे साधे आदमी हैं। बहन जरा इधर आना, देखो जैसे भोले भाले चोर इस बाग में आ गए हैं, अपने आने का सबब भी नहीं जानते। पूछा, सच बताओ तुम कौन हो। सबों ने घेर लिया। यहाँ क्यों आए। दूसरी औरत बोलती है, जरा इनके कमर में तो हाथ डालो, देखो कुछ चुराया तो नहीं है। तीसरी कहती, जरूर कुछ न कुछ चुराया होगा। चौथी, अपनी सूरत उन्होंने कैसी बना रखी है, मालूम होता है कि किसी राजा के ही लड़के हैं। पहली कहती है, भला ये तो बताइए ये कपड़े आपने कहाँ से चुराए। अब कुमार बड़े हैरान हुए। फिर बातचीत होने लगी। मालूम होता है तुम्ही लोगों ने मुझे यहाँ लाकर रखा है। एक औरत कहती है, हम लोगों को क्या गरज पड़ी थी जब आपको यहाँ लाते, या आप ही खुश होकर हमें क्या दे देंगे जिसकी उम्मीद से हम लोग ऐसा करते। अब ये कहने से क्या होता है, जरूर चोरी की नीयत से ही आप यहाँ आए हैं। कुमार कहते, मुझको यह भी मालूम नहीं कि यहाँ आने या यहाँ से जाने का रास्ता कौन है। अगर ये भी बतला दो तो मैं यहाँ से चला जाऊं। दूसरी, वाह बेचारे क्या अनजान बनते हैं, यहाँ तक आए भी और रास्ता भी नहीं मालूम। अगली कहती, बहन
तुम नहीं समझती, ये चालाकी से भागना चाहते हैं। चौथी कहती है अब इनको गिरफ्तार करके ले चलना चाहिए। कुमार, भला मुझे कहाँ ले चलोगी? अपने मालिक के सामने। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले? क्या अपने मालिक का नाम बताने में भी कुछ हर्ज है? हर्ज? नाम लेते ही जुबान कटकर नीचे गिर जाएगी। तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत कैसे करती होगी? मालिक की तस्वीर से हम लोग बातचीत करते हैं, सामना नहीं होता। अच्छा, अगर कोई पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो क्या बताओगी? हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए रहते हैं, जिससे मालूम हो कि हम सब फलाने की दासियां हैं, लौंडियां हैं। तो क्या यहाँ कई राजकुमारियां हैं जो लौंडियों की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है? नहीं, ये सिर्फ दो राजकुमारियां हैं और यहाँ के दोनों के यहाँ यही चाल है। कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता। जब पहचान की जरूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है। भला मुझे भी वो तस्वीर दिखाओगी? हाँ हाँ, देख लो। सॉरी। एक ने अपने गले की छोटी सी तस्वीर, जो धुकधुकी की तरह लटक रही थी, निकालकर कुमार को दिखाई। उनके होश उड़ गए। ये तो कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर है। तो क्या ये उन्हीं की दासियां हैं? नहीं, कुमारी चंद्रकांता यहाँ भला कैसे आवेगी? उनका राज तो विजयगढ़ है। अच्छा, पूछें तो ये मकान किस शहर में है? अच्छा, भला ये बताओ इस शहर का नाम क्या है जिसमें हम लोग इस वक्त हैं? तो कहती इस शहर का नाम चित्रनगर है, क्योंकि सबों के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है। अच्छा, इस शहर का नाम ये कैसे पड़ा, कब से पड़ा? हजारों बरस से यही नाम है, और इसी रंग की तस्वीर कई पुश्त से हम लोगों के गले में है। पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी, होते होते अब मेरे गले में आ गई। कुमार कहते हैं, क्या तब से यही राजकुमारी यहाँ का राज करती आई हैं? कोई उनका माँ बाप नहीं है? अब हम लोग ये सब क्या जाने। कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं, और जो मालूम हो कि यही है या दूसरी, जवान है या बुढ़ी हो गई। तो कचहरी कौन करता है? एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों के मालिक राजकुमारी की है, उसी के सामने दरबार लगता है, और जो हुक्म होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है। तो कुमार कहते हैं, तुम लोगों की बातों ने तो मुझे पागल बना दिया है। ऐसी बातें करती हो जो कभी मुमकिन ही नहीं, अकल में नहीं आ सकती। अच्छा, उस दरबार में मुझे भी ले जा सकती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो चलना है। आप खुद ही देख लीजिएगा। जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं है, या अगर है तो एक तस्वीर तक, तब हमने उसका क्या बिगाड़ा? क्यों हमें बांध के ले चलोगी? औरत कहती है, हमारी राजकुमारी सबों की नजरों से छिपकर अपने राज्य में घूमा करती हैं और अपने मकान बगीचों के सैर किया करती हैं, मगर किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ती। हम लोग रोज बाग और कमरों की सफाई करते हैं, और रोज ही कमरों का सामान, फर्श, पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी के मशरफ में आए हों। वो रौंदे जाते और मैले भी हो जाते हैं। इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी सबों की नज़रों से छिपकर घूमा करती हैं, जिनकी हजारों बरस की उम्र है। इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी। दूसरी कहती, बहन तुम इन की बातों का जवाब कब तक देती रहोगी? ये तो इसी तरह जान बचाया चाहते हैं। नहीं नहीं, ये जरूर किसी रईस बल्कि राजा के लड़के हैं। इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है, और इनको इज्जत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए। तीसरी कहती, भला इनका और इनके बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो, इसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी। क्यों जी, आप किसके लड़के हैं? आपका नाम क्या है? कुमार कहते, मैं नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह का लड़का बीरेंद्र सिंह हूँ। अब सब आपस में बात करने लगी। वाह, इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए, बहुत कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई है। इन्होंने बहुत भारी नुकसान किया है, सरकारी तिलस्म तोड़ डाला, खजाना लूट कर घर ले गए। अब इनसे बात न करनी चाहिए। जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो। अभी रात गई नहीं है, दरबार होता होगा, देर हो जाएगी तो कल दिन भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सरकार का दरबार रात को होता है। अब कुमार की अकल चकरा गई। भाई, फसाद क्यों करती हो? हम तो आप ही मैंने स्वयं ही तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं। चलो देखें तुम्हारी राजकुमारी का दरबार कैसा है। जब आप खुद ही चलने को तैयार हैं, तब हम लोगों को ज्यादा बखेड़ा करने की जरूरत क्या है? चलिए चलो। ये कुल 9 औरतें थीं, 4 कुमार के आगे 4 पीछे होकर उनको लेकर रवाना हुई, और ये यह कहकर चली गई कि मैं पहले खबर करती हूँ कि फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसको साथ वाले सखियां लिए आती हैं। वे सब कुमार को लिए बाग के कोने में गईं, जहां से दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाजा नजर आया, जिसमें शीशे की सिर्फ एक सफेद हांडी जल रही थी।
ये सब कुमार को लिए इसी दरवाजे में घुसे। थोड़ी दूर जाकर दूसरा बाग जो बहुत सजा था नजर पड़ा, जिसमें हद से ज्यादा रोशनी हो रही थी और कई चौबदार हाथ में सोने चांदी के आसे लिए इधर उधर टहल रहे थे। इनके अलावा और भी बहुत से आदमी थे, घूमते फिरते दिखाई पड़े। उन औरतों से किसी ने कुछ बातचीत या रोक टोक न की। ये सब कुमार को लिए हुए बराबर धड़धड़ाती हुई एक बड़ी भारी दीवान खाने में पहुंची, जहां की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे। सबसे पहले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी, जो ठीक सामने सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर रखी हुई थी। मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट धरे बैठी हैं। ऊपर छत्र लगा है, सिंहासन की तरफ दो जिंदा शेर बैठे हैं और जो कभी कभी डकारते गुर्राते भी थे। इसके बाद बड़े बड़े सरदार वेश कीमती पोशाकें पहले सिंहासन के सामने दो पट्टी कतार बांधे सिर झुकाए थे। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था, सब चुप मारे बैठे थे। चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफे तो कुमार पर भी रौब छा गया। चुपचाप सामने खड़े हो गए। उनके पीछे और दोनों बगल वे सब औरतें खड़ी हो गईं जिन्होंने कुमार को चोरों की तरह हाजिर किया था। तस्वीर के पीछे से आवाज आई, ये कौन है? एक ने जवाब दिया, ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए हैं। मालूम हुआ इनका नाम वीरेंद्र सिंह है। विक्रमी तिलस्म इन्होंने ही तोड़ा है। फिर आवाज आई, अगर ये सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा। इस वक्त ले जाकर हिफाजत से रखो, फिर हुक्म पाकर दरबार में हाजिर करना। अब एक अच्छे कमरे में दासियां इनको ले गईं। अब कुमार खोए थे अपने उसी में, धुन में। नए बाग की सैर, तस्वीर के दरबार ने उन्हें और भी अचंभे में डाल दिया था। सोच ही रहे थे कि कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर, दरबार का लगना, ये सब क्या बातें हैं। इसके बाद जमीन पर फर्श बिछा हुआ, गद्दी लगी थी, बड़े तकिए थे, कई तकिए थे। गद्दी पर बैठ गए, 2 घंटे तक सिर झुकाए रहे। प्यास मालूम हुई। एक दासी आई, उसने पानी भी उनको पिलाया। फिर उनको ठंडक मिली और सो गए, है ना, धीरे धीरे बेहोश हो गए और सो गए। अब आते हैं 12वें बयान पर। उनका हुआ क्या वीरेंद्र सिंह का? कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब होने से उनके लश्कर में खलबली मच गई। तेज सिंह, देवी सिंह ने बहुत खोज की, पता नहीं लगा। जोशी जी ने तेज सिंह से कहा, रमल से जान पड़ता है कुमार को कई औरतें बेहोशी की दवा सूंघा बेहोश करके उठा ले गई हैं और नौगढ़ के इलाके में अपने मकान के अंदर कैद कर रखा है। इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होता। जोशी की बात सुनकर तेज सिंह बोले, नौगढ़ में तो अपना ही राज्य है, वहां कुमार के दुश्मनों का कहीं ठिकाना नहीं। महाराज सुरेंद्र सिंह की अमलदारी से उनकी रियाया बहुत खुश है और उनके खानदान पर वक्त आने पर जान देने को तैयार है। तो कुमार को कैद करने वाला हो कौन सकता है? बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये हुआ कि खोज किया जाए। अब शिवदत्त के दीवान को चुनार विदा करते गए। कुमार वीरेंद्र सिंह की मुलाकात को शिवदत्त की तरफ से तोहफा सौगात लेकर जो आए थे। तिलस्मी किताब फतेह सिंह को दे दी, जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के गायब हो जाने के बाद उनके पलंग पर पड़ी हुई पाई गई थी। अब तीनों अयार आधी रात गुजर जाने के बाद नौगढ़ की ओर रवाना हुए। 5 कोस चलते गए। जब सुबह हुआ, तीनों एक घने जंगल में रुके, अपनी सूरतें बदल करके फिर रवाना हुए। फिर दिन भर चलकर भूखे प्यासे शाम को नौगढ़ की सरहद पर पहुंचे। आपस में एक विचार हुआ कि किसी से मुलाकात न करें, बल्कि जाहिर भी न होकर छिपे ही छिपे कुमार की खोज करें। अलग अलग पता लगाना शुरू कर दिया। तीनों लोग सूरत बदल बदल कर घूमते रह गए। फिर राजा सुरेंद्र सिंह के दरबार में गए। एक कोने में खड़े होकर बातचीत करने लगे। उसी समय कई जासूस दरबार में पहुंचे। घबराहट लगती थी सूरज से। जीत सिंह ने पूछा, जो दीवान थे तेज सिंह के पिताजी, जासूसों से, क्या बात है, तुम लोग घबराए क्यों हो? एक बोलता है, लश्कर से कुमार की खबर लाया हूं। क्या बोलो? 2 रोज से उनका पता नहीं चलता है। क्या कहीं चले गए? जी नहीं, रात को खेमे में सोए थे, उसी हालत में कुछ औरतें उन्हें उठा ले गईं। मालूम नहीं कहाँ कैद रखा है। जीत सिंह घबराते हैं, ये कैसे मालूम हुआ कि उन्हें औरतें उठा ले गई हैं? उनके गायब हो जाने के बाद अयारों ने बहुत तलाश किया। जब कुछ पता न लगा, ज्योतिषी जगन्नाथ जी ने रमल से पता लगा के कहा कि कई औरतें उन्हें ले गई हैं और इसी नौगढ़ के इलाके में ही कहीं कैद कर रखा है। जीत सिंह को ताजुब होता है, इसी नौगढ़ के इलाके में? यहाँ तो हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। जासूस, जो कुछ हो, ज्योतिषी ने तो ऐसा ही कहा है। जीत सिंह, फिर तेज सिंह कहाँ गया? कुमार की खोज में कहीं गए हैं। देवी सिंह और ज्योतिषी जी भी उनके साथ हैं, मगर उन लोगों के जाते ही हमारे लश्कर पर आफत आई। आफत क्या आई? मौका पाकर महाराज शिवदत्त ने हमला कर दिया। अब तेज सिंह वगैरह जो खड़े थे सूरत बदल करके, वो सुनने लगे। जीत सिंह कहते हैं, पहले तुम लोग खबर लाए कि महाराज शिवदत्त ने इस कुमार की दोस्ती कबूल कर ली, दीवार नजर लेकर आया। अब क्या हुआ?
जासूस कहते हैं उस वक्त की वो खबर बहुत ठीक थी बिल्कुल, पर आखिर में उसने धोखा दिया और बेईमानी पर कमर बांध ली। जीत सिंह, उसके हमले में क्या हुआ? पहर रात भर फतेह सिंह सिपा सलार खूब जूझे, आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार हो गए। उनके गिरफ्तार होते ही बेसिर की फौज चितर-बितर हो गई। अभी तक सुरेंद्र सिंह चुपचाप बातों को सुन रहे थे। फतेह सिंह के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। जीत सिंह की ओर देखकर बोले, हमारे यहाँ इस वक्त फौज तो है नहीं, थोड़े बहुत सिपाही जो कुछ हैं उनको लेकर इसी वक्त कूच करूंगा। ऐसे नामर्द को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जीत सिंह कहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। सरकार के कूच की बात सुन भागी हुई फौज भी इकट्ठी हो जाएगी। अब दो जासूस और आए। बोले, कुमार के गायब होने और उनकी खोज में जाने, फतेह सिंह के गिरफ्तार होने, फौज के भाग जाने की खबर सुनकर महाराज जय सिंह अपनी कुल फौज लेकर चुनार पर चढ़ आए हैं। और रास्ते में खबर लगी कि फतेह सिंह के गिरफ्तार होने के 2 पहर बाद ही महाराज शिवदत्त भी कहीं गायब हो गए। उनके पलंग पर एक पुर्जा मिला, लिखा था, इस बेईमान को पूरी सजा दी जाएगी, जन्म भर कैद से छुट्टी न मिलेगी। इसके बाद सुनने में आया कि फतेह सिंह भी छूटकर तिलस्म के पास आ गए और कुमार की फौज फिर इकट्ठी हो रही है। अब सुरेंद्र सिंह ने दीवान जीत सिंह की तरफ देखा। जीत सिंह, जो कुछ भी हो, महाराज जय सिंह ने चढ़ाई कर दी है, मुनासिब है हम भी पहुंचकर चुनार का बखेड़ा ही तय कर दें। रोज रोज की खटपट तो अच्छी नहीं। राजा कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है, ऐसा ही किया जाए। क्या कहें, हमने सोचा था कि लड़के ही के हाथ से चुनार फतह हो, जिससे उसका हौसला बढ़े, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। तीनों अयार वहां से रवाना हुए सुन करके। तेज सिंह बोले, अब क्या करें? देवी, जो चाहे हो, पहले तो कुमार को खोजना चाहिए। तेज सिंह, मैं कहता हूं तुम लश्कर की तरफ जाओ, हम लोग दोनों कुमार की खोज करते हैं। जोशी, मेरी बात मानो तो पहले एक दफे उस तहखाने में चलो जिसमें महाराज शिवदत्त को कैद किया गया था। तेज सिंह, उसका दरवाजा ही नहीं खुलता। अरे भला चलो तो सही, शायद किसी तरकीब से खुल जाए। इतनी कोशिश कर तो आप बेफायदे करते हैं, मगर अगर दरवाजा खुला भी तो क्या काम निकलेगा? अरे अच्छा चलो तो। खैर चलो, तीनों जाते हैं तहखाने की तरफ। ये होता है प्रसंग। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ देते हैं। कुंवर बीरेंद्र सिंह, 13वां बयान। कुंवर बीरेंद्र सिंह धीरे धीरे बेहोश होकर गद्दी पर लेट गए। आंख खुली तो एक पत्थर की चट्टान पर सोए पाया। इधर उधर देखे, चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां, बीच में बहता हुआ झरना, चश्मा, जामुन के पेड़ इत्यादि इत्यादि। ये वही तहखाना था जिसमें अयार लोग कैद किए जाते थे। जिस जगह तेज सिंह ने महाराज शिवदत्त को उनकी रानी के साथ कैद किया था, या कुमार ने पहाड़ी के ऊपर चंद्रकांता चपला को देखा था, यही जगह था। पत्थर की चट्टान पर से उठ बैठे, खो को अच्छी तरह पहचानने के लिए घूमे, देखने लगे, लेकिन वही खो था। उसी तरह कैदी महाराज शिवदत्त को जामुन के पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर लेटे और रानी को पैर दबाते देखा। दोनों का रुख दूसरी तरफ था। कुमार ने उनको देखा, मगर उनको कुमार का कुछ गुमान तक भी न हुआ। कुंवर बीरेंद्र सिंह दौड़े हुए पहाड़ी के नीचे गए, चंद्रकांता और चपला को छोड़ तिलस्म के खो के बाहर आए थे, जिसके ऊपर दलान देख कर, है ना। इस वक्त भी कुमारी को उसी दिन की तरह वही मैली फटी साड़ी पहने और चेहरे और बदन पर मैल चढ़ी, बालों के लट बांधे हुए बैठ देखा। फिर मोहब्बत की बला सवार हो गई। कुमारी को देखा तो आंसू भर आए, गला रुक गया, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी था। सोचने लगे कि कौन सा मुंह लेकर उनके पास जाऊं। तिलस्म तो टूटा नहीं। बनकन्या के फेर में तिलस्म तोड़ने की भी सुध जाती रही। कई दिनों का नुकसान भी हो गया। अब पूछेगी क्या जवाब दूंगा? शिवदत्त भी यहाँ दिखता है, सुना था कि वो छूट गया है, मगर बल्कि उसका दीवान खुद नजर लेकर आया था। मामला क्या है? तो देखा, तब तक सामने से तेज सिंह आते दिखाई पड़े, जिनके कुछ दूर पर देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी थे। कुमार बढ़े। तेज सिंह सामने से कुमार की तरफ आते देख दौड़े, पैरों पर गिर पड़े, गले लगा लिया और देवी सिंह से भी मिले, ज्योतिषी जी को दंडवत किया। अब ये चारों एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठकर बातचीत करने लगे। कुमार कहते हैं, देखो तेज सिंह, वो सामने कुमारी चंद्रकांता उसी दिन की तरह उदास फटे कपड़े पहरे बैठी है और बगल में सखी चपला बैठी है, आंचल से मुंह पोंछ रही है। आपसे बातचीत हुई? तेज सिंह कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, अभी मैं यही सोच रहा था कि उनके पास जाऊं या नहीं। कई दिन से आप यही सोच रहे हैं? कुमार, अभी मुझको इस घाटी में आए 2 घड़ी भी नहीं हुई है। तेज सिंह, क्या आप अभी इस खो में आए हैं? इतने दिनों तक कहाँ रहे? आपको लश्कर से आए तो कई दिन हो गए। इस वक्त आपको एकाएक यहाँ देख के मैंने सोचा कि कुमारी के इश्क में चुपचाप लश्कर से निकल इस जगह आ बैठे हैं।
नहीं, मैं अपनी खुशी से लश्कर नहीं आया, न मालूम कौन उठा ले गया। ताजुब होता है तेज सिंह को। हैं? क्या अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ कि लश्कर से आपको कौन उठा ले गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पूरी बात बता दिया। अब सबको आश्चर्य होने लगा। तेज सिंह ने जोशी से पूछा, ये क्या मामला है, समझे? जोशी, बिल्कुल नहीं। ख्याल में भी नहीं आता कुमार कहाँ गए थे। उन्हें ऐसे तमाशे दिखाने वाला भाई कौन? कुमार, तिलस्म तोड़ने के वक्त जो ताजुब की बातें देखी थी, उनसे बढ़कर इन 2-3 दिनों में दिखाई पड़ी। देवी सिंह, किसी छोटे दिल के डरपोक आदमी को ऐसा मौका पड़े तो घबरा के जान ही दे दे। ज्योतिषी, इसमें संदेह क्या है? कुमार, और एक ताजुब की बात सुनो, शिवदत्त भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अरे, सो कहाँ? कहते उस पेड़ के नीचे नजर दौड़ाओ उस पेड़ के नीचे। ठीक तो है, मगर मामला क्या है? चलो बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। कुमार, उसके सामने ही कुमारी चंद्रकांता पहाड़ी के ऊपर है, पहले उससे कुछ हाल पूछना चाहिए। मेरा जी तो अजब पेच में पड़ा हुआ है, कोई बात बैठती ही नहीं। तो क्या पूछेगी, मैं क्या बोलूंगा? तेज सिंह, आशिकों की यही दशा होती है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी तरफ से बात करूंगा। वो लोग पहुंचते हैं। बस जब चंद्रकांता का हाल पूछते हैं, कुमार, चपला बोलती है, इनकी हालत तो देखने ही से मालूम होती है, कहने की जरूरत नहीं। कुमारी अभी तक सिर झुकाए बैठी थी, फिर मुंह को उठाया, आंखों से आंसू बहने लगे। वीरेंद्र कहते हैं, कुमारी, थोड़े दिन और सब्र करो, तिलस्म टूट गया, थोड़ा बाकी है। कई सबों से मुझे यहाँ आना पड़ा, अब मैं फिर उसी तिलस्म की तरफ जाऊंगा। चपला, कुमारी कहती है, मेरा दिल कह रहा है, इन दिनों या तो मेरी मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है, या फिर मेरी जगह किसी और ने दखल कर लिया है। मुद्दत से इस जगह तकलीफ उठा रही हूँ, जिसका ख्याल मुझे कुछ भी न था, मगर कई दिनों से यह नया ख्याल जी में पैदा होकर मुझे बेहद सता रहा है। चपला कहकर चुप हो गई। तेज सिंह मुस्कुराते हैं, कहते हैं, कहो तो भांडा फोड़ दूं। कुमार कुछ नहीं बोलते, रोने लगते हैं। मतलब बनकन्या का प्रेम बीच में आ गया था। तेज सिंह ने कुमार के तरफ से जवाब दिया, कुमारी को कह दो, कुमार की तरफ से किसी तरह का अंदेशा न रखें। तुम्हारे इतना ही कहने से कुमार की हालत खराब हो गई। चपला, आप लोग आज यहाँ किस लिए? महाराज शिवदत्त को देखने आए हैं, यहाँ खबर लगी थी, ये छूट कर चुनार पहुंच गए। चपला, किसी अयार ने सूरत बदली होगी, इन दोनों को तो मैं बराबर यहीं देखती रहती हूँ, जरा मैं उनसे बात भी कर लूं। तेज सिंह और चपला की बातचीत शिवदत्त कान लगाकर सुन रहे थे। अब कुमार के पास आए। शिवदत्त, यहाँ क्या हाँ, क्या कहने को तो कहो, क्यों रुक गए? शिवदत्त, अब न कहूंगा। क्यों? शायद न कहने से जान बच जाए। तेज सिंह, अगर कहोगे तो तुम्हारी जान कौन मारेगा? जब इतना ही बता दूं तो बाकी क्या रहा? न बताओगे तो मैं कब छोड़ूंगा? शिवदत्त, जो चाहो कहो, मगर मैं कुछ न बताऊंगा। अब तेज सिंह ने खंजर निकाल लिया। चपला ने आवाज दी, हाँ हाँ, ऐसा मत करना। शिवदत्त के ऊपर खंजर खींचने का क्या सबब है? तेज सिंह, ये सब कुछ कहने को आए थे, मगर तुम्हारी तरफ देखकर चुप हो गए। अब पूछता हूं, कुछ बताते नहीं, कहते हैं कुछ बोलूंगा तो जान चली जाएगी। अब क्या करें? चपला, आजकल ये पागल हो गए हैं, मैं देखा करती हूँ, कभी कभी चिल्लाया करते हैं, दौड़ा करते हैं, पागलों की सी हरकत करते हैं, उनकी बातों को ध्यान मत दो। शिवदत्त, उल्टे मुझी को पागल बनाती हो। तेज सिंह, क्या कहा, फिर से कहो। शिवदत्त, कुछ नहीं, तुम चपला से बात करो, मैं तो आजकल पागल हो गया हूँ। देवी सिंह, वाह, क्या पागल बने हैं। शिवदत्त, चपला कहना बहुत सही है, मेरे पागल होने में कोई शक नहीं। कुमार, ज्योतिषी जी, जरा इन नई गढ़ंत के पागल को देखना। ज्योतिषी हंसता है, जब आकाशवाणी हो चुकी ये पागल हैं, तब क्या बाकी रहा? ऊपर से चपला ने बोल दिया था। कुमार, दिल में कई तरह के खुटके पैदा होते हैं। तेज सिंह, इसमें जरूर कोई भारी भेद है, ना मालूम कब खोलेगा, लाचारी यही है, हम कुछ कर नहीं सकते। देवी सिंह, हमारी उस्तादिन इस भेद को जानती हैं, मगर उनको भी इस भेद को खोलना मंजूर नहीं। कुमार, ये बिल्कुल ठीक है। देवी सिंह की बात पर तेज सिंह हंसकर चुप हो गए। शिवदत्त भी वहां से उठकर ठिकाने पर जा बैठे। तेज सिंह ने कुमार से कहा, अब हम लोगों को लश्कर में चलना चाहिए। सुनते हैं, हम लोगों के पीछे महाराज शिवदत्त ने लश्कर पर धावा मारा, बहुत खराबी हुई। मालूम नहीं पड़ता वो शिवदत्त कौन था, मगर फिर सुनने में आया शिवदत्त भी गायब हो गया। अब यहाँ आकर फिर शिवदत्त को देख रहे हैं। कुमार कहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, ये सब बातें ताजुब की हैं। खैर, तुमने जिसकी जुबानी सुना है, किसकी जुबानी सुना है, साफ साफ कहो। अब तेज सिंह सब बताते हैं, वो जो नवगढ़ के दरबार में हुआ था। अब शाम हो चुकी, सब खो के बाहर आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, हम लोग यहाँ बैठते हैं,
तुम नौगढ़ जाकर के सरकारी अस्तबल में से एक उम्दा घोड़ा खोल लाओ, जिस पर कुमार को सवार करा के तिलस्म की तरफ ले चले, मगर देखो किसी को मालूम न हो कि देवी सिंह घोड़ा खोल ले गए हैं। देवी सिंह, जब किसी को मालूम हो ही गया तो मेरे जाने से फायदा क्या? कितनी देर में आओगे? देवी सिंह, ये कोई भारी बात तो है नहीं जो देर लगेगी, पहर भर के अंदर आ जाऊंगा। नौगढ़ की ओर देवी सिंह रवाना हो गए। अब तीनों पेड़ के नीचे बैठ के बात करने लगे। कुमार, क्यों ज्योतिषी जी, शिवदत्त का भेद कुछ न खुलेगा? ज्योतिषी, इसमें कोई शक नहीं, वह असल में शिवदत्त ही था जिसने कैद से छोड़कर अपने दीवान के हाथ आपके पास तोहफा भेजकर सुलह के लिए कहलाया था, और विचार से मालूम पड़ता है कि वह भी असली शिवदत्त ही है जिसे आप इस वक्त खो में छोड़ आए हैं, मगर बीच का हाल कुछ मालूम नहीं होता। कुमार, पिताजी ने चुनार पर चढ़ाई की है, देखें इसका नतीजा क्या होता। हम लोग वहां जल्दी पहुंचते तो ठीक था। ज्योतिषी, कोई हर्ज नहीं, वहां बोलने वाला कौन है? आपने सुना ही है, शिवदत्त फिर गायब हो गया, बल्कि उस पुर्जे से जो उसके पलंग पर मिला मालूम होता है फिर गिरफ्तार हो गया। तेज सिंह, हाँ, चुनार दखल होने में शक नहीं है, क्योंकि सामना करने वाला कोई नहीं, मगर उनके आयारों का जरा खौफ बना रहता है। कुमार, बद्रीनाथ वगैरह भी गिरफ्तार हो जाते तो बेहतर था। तेज सिंह, अब की चलकर जरूर गिरफ्तार करूंगा। ऐसे करते करते पहाड़ भर से ज्यादा समय बीत गया। फिर देवी सिंह घोड़ा लेकर के आ गए। अब कुमार सवार होकर तिलस्म की ओर रवाना हुए। फिर ये लोग पैदल चले। 14वां बयान। कुमार के गायब हो जाने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह, जोशी जी उनकी खोज में निकले। इस खबर को सुन करके महाराज शिवदत्त के जी में फिर बेईमानी पैदा हुई। एकांत में अपने अयारों और दीवान को बुलाकर कहा, इस वक्त कुमार लश्कर से गायब हैं, उनके अयार भी उन्हें खोजने गए हैं, मौका अच्छा है। जी में आता है चढ़ाई करके कुमार के लश्कर को खत्म कर दूं, उस खजाने को वो लूट लूं जो तिलस्म में से उनको मिला है। अब इतना सुनकर दीवान बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल बहुत समझाया, ऐसा न करना चाहिए, क्योंकि आप कुमार से सुलह कर चुके हैं। लश्कर को जीते ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर दुश्मनी पैदा होने में ठीक नहीं है। लेकिन शिवदत्त ने मानी नहीं। इन्हीं अयारों में नाजिम और अहमद भी थे जो शिवदत्त की राय में शरीक थे और उसे हमला करने के लिए उकसाते थे। आखिर महाराज शिवदत्त ने बीरेंद्र सिंह के लश्कर पर हमला किया और खुद मैदान में आकर के फतेह सिंह सिपा सलार को मुकाबले के लिए ललकारा। वो तो जवां मर्द था, मैदान में निकल आया और पहर भर खूब लड़ा, लेकिन आखिर शिवदत्त के हाथ से जख्मी होकर गिरफ्तार भी हो गया। सेनापति गिरफ्तार होते ही फौज बेदिल होकर भाग गई। सिर्फ खेमा वगैरह महाराज शिवदत्त के हाथ लगा, तिलस्मी खजाना हाथ लगा नहीं, क्योंकि तेज सिंह ने बंदोबस्त करके पहले नौगढ़ भेज दिया था, है ना। तिलस्मी किताब जो है मिली, खुश हो गया, बोला जब इस तिलस्मी को मैं खुद तोड़ कुमारी चंद्रकांता को खोज से निकाल कर भी आऊंगा। फतेह सिंह को कैद में भेजकर शिवदत्त ने जलसा किया और उसके बाद नाच की महफिल से उठकर खास दीवान खाने में आकर पलंग पर सो रहा। उसी रोज वह पलंग पर से गायब हुआ, मालूम नहीं कौन कहाँ ले गया। सिर्फ वह पुर्जा पलंग पर मिला जिसका हाल ऊपर लिखा जा चुका है। उसके गायब होने पर फतेह सिंह सिपा सलार भी कैद से छूट गया, उसकी आंख सुनसान जंगल में खुली। अब ये लेकिन मालूम न हुआ कि उसको कैद से छुड़ाया किसने, बल्कि उसके उन जख्मों पर जो शिवदत्त के हाथ लगे थे, पट्टी भी बांधी गई थी, उसमें आराम लग रहा था, फायदा लग रहा था। फिर तिलस्म के पास फतेह सिंह गए, वहां लश्कर के कई आदमी मिले, फौज इकट्ठी हो गई। फिर खबर लगी महाराज शिवदत्त गिरफ्तार हो गए। अकेले फतेह सिंह ने सिर्फ थोड़े ही बहादुरों पर भरोसा करके चुनार पर चढ़ाई कर दी। 2 कोस गया होगा कि लश्कर लिए महाराज जयसिंह आ गए। चुनार का जाना छोड़ जयसिंह के इस्तकबाल यानी अगवानी को चला गया और उनका भी इरादा अपने अपने ही साथ सुन करके उसके साथ चुनार की तरफ बढ़ा। जयसिंह की फौज ने पहुंचकर चुनार का किला घेर लिया। शिवदत्त की फौज ने किले के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। फसीलों पर यानी चार दीवारी पर तोपें चढ़ा दी और कुछ रसद का सामान कर फसीलों बुर्जों पर लड़ाई करने लगे। अब आते हैं 15वें बयान में। चुनार के पास 2 पहाड़ियों के बीच एक नाले के किनारे शाम के वक्त पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण, पन्नालाल, नाजिम और अहमद बैठे आपस में बात कर रहे थे। नाजिम कहता, क्या कहें, हमारा मालिक तो बिहिश्त में चला गया, तकलीफ उठाने को हम रह गए। अहमद, अभी तक इसका पता नहीं कि उन्हें किसने मारा। क्रूर सिंह, वही मालिक था ना, मर गया था। बद्रीनाथ, उन्हें उनके पापों ने मारा। तुम लोगों की भी बहुत जल्द वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग अयार कहलाते हो, मगर बेईमान और हरामखोर पूरे एक दर्जे के हो, इसमें कोई शक नहीं। नाजिम, क्या हम लोग बेईमान हैं? बद्री, जरूर, इसमें भी कोई कहना है?
जब तुम अपने मालिक महाराज जयसिंह के न हुए तो किसके होगे? आप भी गारत हुए और क्रूर सिंह की भी जान ली और हमारे राजा को भी चौपट बल की कैद करा दिया। यही जी में आता है कि खाली जूतियां मार मार कर तुम दोनों को की जान ले लूं। अहमद, जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूंगा। अब गुस्सा आ गया बद्रीनाथ को, उठे पत्थर का टुकड़ा लेकर जोर से अहमद के सिर पे मारा। तुरंत वो जमीन सूंघकर नर की तरफ रवाना हुआ। अब नाजिम भागा और उसको चोट किया, वो भी गिर गया। पन्नालाल वगैरह ने पहुंचकर मारे लातों के भोरता करके उसे भी अहमद के साथ क्रूर की ताबेदारी को रवाना, यानी वो भी मर गया। इन दोनों के मरने के बाद चारों अयार भागे, बात करने लगे। पन्नालाल, अब हमारे दरबार की झंझट दूर हुई। बद्री, महाराज को जरा भी रंज न होगा। पन्ना, अब किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। महाराज जय सिंह ने बेतरह आग घेरा है और बिना महाराज के फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकती। चुन्नीलाल, आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेंगे? हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने के लायक गल्ला किले के अंदर है। गल्ला माने खाने पीने का सामान। इसके बाद क्या करेंगे? राम नारायण, यह भी मौका न मिला कि कुछ गल्ला बटोर के रख लेते। बद्री, एक बात है, किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए। अगर वो हम लोगों की कैद में आ जाए तो मैदान में निकलकर उनकी फौज को भगाना मुश्किल न होगा। पन्ना, जरूर ये काम करना चाहिए। जिसका नमक खाया उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है। राम नारायण, हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बांधी है। बेचारे कुंवर बीरेंद्र सिंह का क्या दोष है? चुन्नीलाल, चाहे जो भी हो, मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरूरी है। बद्री, नाजिम और अहमद यही दोनों हमारे राजा पर क्रूर ग्रह थे, सो निकल गए। अब की दफे जरूर दोनों राजाओं में सुलह कराऊंगा, तब बीरेंद्र सिंह की ताबेदारी नसीब होगी। वाह, क्या जमा मर्द और होनहार कुमार है। पन्नालाल, अब रात भी बहुत हो गई, चलो कोई अयारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें। बद्री, हमने एक अयारी सोची है, वही ठीक रहेगी। पन्ना, वह क्या? बद्री, हम लोग चल के पहले उनके रसोइयों को फांसें। मैं उसकी शक्ल बनाकर रसोई जाऊं, तुम लोग रसोई घर के खिदमतगारों को फांस कर उनकी शक्ल बना करके हमारे साथ काम करो। मैं खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर महाराज को और बाद में उन लोगों को भी खिलाऊंगा जो उनके पहरे पर होंगे। बस फिर हो गया। पन्नालाल, अच्छी बात है, तुम रसोइया बनो, क्योंकि ब्राह्मण होगे, तुम्हारे हाथ का महाराज जैसे खाएंगे तो उनका धर्म भी न जाएगा। इसका भी ख्याल जरूर होना चाहिए, मगर एक बात का ध्यान रहे, चीजों में तेज बेहोशी की दवा न पड़ने पाए। बद्री, नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा बेवकूफ हूं? क्या मुझे नहीं मालूम कि राजे लोग पहले दूसरे को खिलाकर देख लेते हैं? ऐसी नरम दवा डालूंगा कि खाने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल मालूम न पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीजें खाई है। राम नारायण, बस ये राह पक्की हो गई, अब हम यहाँ से उठते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं ये सब हम लोग देखेंगे अगले भाग में। 188 पेज हो गया, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।